मैं रविंद्र कुमार आपके अपने माँ सरस्वती एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स और उसके बारे में हम पहले बेसिक से अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि अभी चल रहा है 12th की फिजिक्स की कल वीडियो आई थी, उसके बाद काफ़ी कमेंट्स आए कि भैया 11th की भी स्टार्ट करो। तो देखते हैं 11th की फिजिक्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से। तो पहले बिल्कुल बेसिक से अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे 11th की फिजिक्स में जो पहला यूनिट है मेजरमेंट, जिसे मापन कहते हैं हिंदी में। पहले आज फ्रेंड्स इस वीडियो में केवल हम बेसिक अध्ययन करेंगे, बिल्कुल बेसिक स्तर से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि साइंस हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये क्या होता है, इसके क्या क्या प्रॉफिट हैं, सिंपल से समझेंगे हम। तो फ्रेंड्स, पहले हम पढ़ेंगे कि विज्ञान, आखिर विज्ञान होती क्या है, किसे विज्ञान कहते हैं, हम कैसे समझेंगे हम विज्ञान को। तो देखो फ्रेंड्स, किसी घटना के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई घटना हुई है और उसके बारे में हम बिल्कुल डीपली से जाने कि पहले ये वस्तु बनी, उसके बाद इससे रिलेट हो गई ये बनी, तो एकदम क्रम से बिल्कुल इस तरह से हम अध्ययन करें तो उसी को क्या कहते हैं, हम विज्ञान कहते हैं। तो दोबारा समझेंगे हम कि किसी घटना के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। फ्रेंड्स, विज्ञान शब्द की जो विज्ञान शब्द मिलकर बना है दो शब्दों से। नंबर 1 विधन ज्ञान। विधन ज्ञान का अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे विज्ञान का, तो विधन ज्ञान होगा, जिसका मतलब वि का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी घटना के मामले में हम एक पूरी जानकारी रख पाए कि पहले क्या हुआ, उसके बाद अब ये क्या बना, उसके बाद आगे क्या बनेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कोई पदार्थ पहले क्या था, अब क्या बना। तो क्रमबद्ध हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो साइंस शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुई है। साइंसिया शब्द का अर्थ होता है हिंदी में जानना, जिसे हम क्या कहते हैं, साइंसिया शब्द का अर्थ क्या होता है, हिंदी में जानना। और इसी जानना से किसकी उत्पत्ति हुई है, साइंस शब्द की। तो हम कहेंगे साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में जानना। तो फ्रेंड्स, समझ में आया एकदम कि विज्ञान क्या है। तो हम सबसे पहले कहेंगे कि किसी घटना के क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, विधन ज्ञान, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञान का मतलब होता है जानकारी। इसका मतलब एकदम स्तर से जानकारी को ही हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। फ्रेंड्स, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसी शब्द से हुई है, जिसका अर्थ हिंदी में क्या होता है, जानना। तो ये सब समझ में आया। इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल तरीका तो ये है कि जितनी भी आजकल हम जितनी भी घटना समझ पा रहे हैं, जितनी भी समस्याओं का हल हम कर पा रहे हैं, तो उसमें लोग बोलते हैं कि ये भगवान का रोल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना भी रोल जिंदगी में जो कुछ भी है, वो सब किसका रोल है आजकल, साइंस। क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू साइंस, कि साइंस इज ए गॉड, मतलब विज्ञानी क्या है आजकल, भगवान है। तो किसी ने सच कहा है कि साइंस इज ए गॉड नाउ टुडे, मतलब आज के दिनों में क्या है, साइंस ही क्या है, भगवान है। तो फ्रेंड्स, साइंस के बारे में समझ में आया बिल्कुल। अब हम पढ़ेंगे कि साइंस के एक शाखा है जो जिसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान, क्योंकि हमें भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करना है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होती है। देखो भौतिक विज्ञान क्या होती है। सबसे पहली बात, ये विज्ञान की एक प्रमुख शाखा होती है। भौतिक विज्ञान एक साइंस की प्रमुख शाखा होती है। तो हम भौतिक विज्ञान को डिफाइन कैसे कर पाएंगे, तो समझेंगे कि विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो एक बार दोबारा समझेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं एवं द्रव्य तथा ऊर्जा के मध्य होने वाली अन्य घटनाओं का भी अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है, यानी भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो हम भौतिक विज्ञान को अच्छे तरीके से समझेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें दो शब्द आए, द्रव्य और ऊर्जा, ठीक है ना। तो अब इसे हम समझेंगे कि द्रव्य का क्या होता है। तो देखो, द्रव्य को हम एक और भाषा में क्या कह सकते हैं? द्रव्य को पदार्थ। तो हम कहेंगे कि वह वस्तु जो एक आकार रखती है, आकृति रखती है तथा स्थान घेरती है, क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। अब बात आई ऊर्जा की। तो ऊर्जा को क्या कहते हैं हम? कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो हम समझेंगे कि, और सुनो, हमारे वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी कहा था कि द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में एक समीकरण द्वारा बदला जा सकता है, जो कि क्या था? E बराबर mc²। यहां E एनर्जी, m मास द्रव्यमान और c प्रकाश की चाल, ठीक है ना। तो वैसे तो आइंस्टीन तथा न्यूटन को भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो समझ में आया फ्रेंड्स फिजिक्स के बारे में। तथा अब हम पढ़ेंगे फिजिक्स, जो कि भौतिक विज्ञान को अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। अब इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि भौतिक विज्ञान, इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे ये बना। तो पढ़ेंगे। तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, एक मुख्य शाखा है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, इस फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? फ्यूसिस शब्द से हुई है। और फ्रेंड्स, इस फ्यूसिस शब्द का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक होता है। इसका अर्थ क्या होता है ग्रीक भाषा में? प्राकृतिक होता है। और फ्रेंड्स, अपने भारत में संस्कृत भाषा में इस प्राकृतिक शब्द को हम भौतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस फ्यूसिस को भौतिक कहते हैं। तो क्या समझ में आया कि विज्ञान की एक मुख्य शाखा है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक। और अपने भारत में प्राकृतिक को संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए क्या कहते हैं? प्राकृतिक शब्द को भौतिक कहते हैं। अतः इसी कारण हम फिजिक्स को भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं। तो एकदम क्लियर हुआ। तो एक बार दोबारा रिपीट करता हूं इस चीज को कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक मुख्य शाखा है, जिसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से हुई है, यानी फ्यूसिस वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ प्राकृतिक होता है। यानी फ्यूसिस को इसमें क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा में प्राकृतिक होता है। संस्कृत भाषा में प्राकृतिक शब्द को भौतिक कहते हैं। अतः इसी कारण हम फिजिक्स को भौतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने समझा कि इस भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या क्या करते हैं, यानी ये जितनी भी घटनाएं हम आसपास अपने देख रहे हैं, तो ये किसके द्वारा समझ पा रहे हैं हम? भौतिक विज्ञान के अनुसार। किसी भी चीज को मापा जा रहा है किसके अनुसार? भौतिक विज्ञान के अनुसार। तो ये टेक्नोलॉजी हुई, ठीक है ना। तो अब हम समझेंगे फ्रेंड्स, अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक से कि राशि क्या होती है। राशि, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वांटिटी। तो राशि को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? तो फ्रेंड्स, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है अथवा परिभाषित किया जा सकता है,
क्या कहलाती है? राशि कहलाती है। यानी राशि वे होती है जिसे संख्या के रूप में या तो प्रकट किया जा सके या परिभाषित किया जा सके। क्या कहलाती है? राशि कहलाती है। तो फ्रेंड्स, राशि द्रव्यमान, बल, ऊर्जा और अन्य आदि। तो इसका मतलब क्या है? द्रव्यमान को हम क्या कह सकते हैं संख्या के रूप में? 10 किलोग्राम। बल को 10 न्यूटन ऐसे बोल सकते हैं, और ऊर्जा को 5 जूल ऐसे। तो इसका मतलब क्या है? ये संख्या के रूप में हमने प्रकट किया, ये भी संख्या के रूप में प्रकट किया, ये भी। तो इसका मतलब क्या? अब परिभाषित का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान को हम क्या कह सकते हैं कि द्रव्यमान किसी वस्तु का वजन होता है। तो इसका मतलब क्या? इसे परिभाषित भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता है अथवा परिभाषित किया जा सकता है, क्या कहलाती है? राशि कहलाती है। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं भौतिक राशियों के बारे में। तो पहले हम समझेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, उसके बाद में फिर एकदम लिख के बेसिक से बताऊंगा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो देखो फ्रेंड्स, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जो भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार परिभाषित की जा सके अथवा मापी जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि वे राशियां जो भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार परिभाषित की जा सके क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। तो एक लिखते हैं कि वे राशियां जिन्हें भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार परिभाषित तथा मापा जा सकता है, भौतिक राशि कहलाती है। भौतिक राशि कहलाती है। अब फ्रेंड्स, हम समझेंगे कि वे राशियां जिन्हें भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार परिभाषित तथा मापा जा सकता है, यानी परिभाषित भी किया जा सकता है और मापा भी जा सकता है। कौन सी राशि कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। जैसे कि हम बात करें बल की, तो हम बल को माप भी सकते हैं और भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार परिभाषित भी किया जा सकता है। जैसे इसे हम परिभाषित कैसे करेंगे कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो बल को डिफाइन कर सकते हैं और माप कैसे सकते हैं कि जैसे एक वस्तु है, मान लो ये, तो इस पर हम, ये कोई वस्तु है मान लो जैसे ये, तो इस पर हम 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, ऐसे धक्का दे रहे हैं, तो ये क्या है? धक्का खिंचाव है। तो कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। तो ठीक है। अब देखो, जैसे अब आप कहोगे कि फिर कौन सी वे राशियां होती हैं जो भौतिक राशियां नहीं हो सकती? जैसे मान लो कि मैं कहूं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रेम को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे? आप ऐसे बोलोगे कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं या इतना करता हूं, तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं। अब जैसे हम बोलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, अब सामने वाला बंदा बोले कि कितनी भूख लगी है, तो बतानी तो है नहीं कि इतनी भूख लगी है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे प्रेम रहा, दूसरी बात भूख रही, और क्या? प्यास। तो ये राशि तो है लेकिन भौतिक राशि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें एक तो परिभाषित नहीं कर पा रहे, अरे परिभाषित भी कर पा रहे तो माप नहीं पा रहे कि कैसे प्रेम को परिभाषित तो कर सकते हैं कि दो पुरुष या स्त्रियों के बीच, या मतलब दो वस्तुओं या दो महापुरुषों के बीच होने वाले लगाव को क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं। लेकिन इसे माप तो नहीं सकते कि इतना प्रेम होता है,
या मैं इतना करता हूं, प्रेम तो प्रेम ही है, चाहे इतना हो चाहे इतना हो, तो हम इसको ये नहीं बता सकते कि मैं तुझसे 10 किलो प्रेम करता हूं, या ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हम ऐसे। तो क्या है, लेकिन मापा भी जा सके और क्या हो सके, उसे परिभाषित भी किया जा सके। अब जैसे मान लो चार, चार क्या एक भौतिक राशि है, अब इसे माप भी सकते हैं, परिभाषित भी कर सकते हैं। कैसे कि एकांक समय में तय किए गए मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल कैसी होती है, जैसे मान लो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या है, चाल है। तो इसे मापा भी जा सकता है और परिभाषित भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो है ये भौतिक राशि नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम इन्हें माप नहीं पा रहे। समझ में आया? तो हम क्या कहेंगे, वे राशियां इन्हें भौतिक विज्ञान के नियमों के अनुसार परिभाषित भी किया जा सकता है तथा मापा भी जा सकता है। कौन सी राशि कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। अब फ्रेंड्स, जब साइंटिस्टों की मीटिंग हुई तो इन भौतिक राशि को वर्गों में विभाजित किया गया, जो कि क्या क्या थे, 2 वर्गों में विभाजित किया गया भौतिक राशियों को। कौन कौन सी? नंबर 1 मूल राशि, मूल राशियां, और नंबर 2 व्युत्पन्न राशियां। यानी 2 वर्गों में विभाजित किया, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, जिन्हें कहते हैं हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इन्हें कहते हैं हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज। यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब फ्रेंड्स, तो जब साइंटिस्टों की मीटिंग हुई तो उन्होंने भौतिक राशियों को 2 वर्गों में बांटा, जो कि पहले वर्ग में मूल राशियां और दूसरी व्युत्पन्न राशियां। तो हम पढ़ेंगे कि मूल राशियां क्या क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, मूल राशियों के बारे में उन्होंने बताया कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, यानी अन्य किसी पर डिपेंड नहीं करती। तो हम कहेंगे, पढ़ेंगे मूल राशियों के बारे में, तो हम क्या लिखेंगे कि मूल राशियां क्या होती हैं। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं, या हम कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं या एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, तो क्या कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। तो हम लिखेंगे कि वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशि जो पूर्ण रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं या अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, क्या कहलाती हैं, मूल राशि कहलाती हैं, जो कि 7 होती हैं। कितनी होती है मूल राशि? 7 होती हैं। तो फ्रेंड्स, साइंटिस्टों ने ये बताया पहली मीटिंग में कि वे भौतिक राशि जो पूर्ण रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं अथवा अन्य किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, कौन सी कहलाती, मूल राशि कहलाती हैं। कौन कौन सी थी वे? नंबर 1 लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता
पदार्थ की मात्रा, यानी मूल राशि हमारी कितनी है? सबसे पहली लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा कितनी है? 7। फ्रेंड्स, जब उन्होंने पहले ये बताया कि ये वे भौतिक राशि होती है सातों, जो कि किसी अन्य भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करती है, मूल रूप से स्वतंत्र होती हैं। अब जैसे मान लो कि ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान मान लो पहले कोई ये गेंद है और ये गेंद है 250 ग्राम की, ठीक है। अब इस 250 ग्राम की गेंद को हम गर्म करें तो भी उसका वेट उतना, द्रव्यमान उतना ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा ना। अब ये मान लो कि ये 10 लीटर पानी है, अब हम इस लीटर को, मतलब ये द्रव्यमान है उसका, तो इसको किसी में भी कर दे लेकिन रहेगा तो 10 लीटर ही ना, तो ये किसी पर डिपेंड करेगा। अब समय किसी पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि समय तो लगातार चल रहा है। ऐसे ही ताप, जैसे इसका 50 डिग्री सेल्सियस ताप है, अब मैं इसे कहीं भी ले जाऊं लेकिन रहेगा तो 50 डिग्री सेल्सियस ही, तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी अन्य कारक पर डिपेंड नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, तो ये तो ही, अब इनको तो हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिर अब देखो, एक दूसरी मीटिंग हुई कुछ दिनों बाद, तो उन साइंटिस्टों ने फिर 2 राशियों की खोज की कि भाई ये जो कोण है, कोण और क्या है? घन कोण, एंगल और सॉलिड एंगल। उन्होंने कहा कि यार ये भी तो किसी पर डिपेंड नहीं करते, कोण और घन कोण किसी पर डिपेंड नहीं करते। तो घन कोण क्या होता है कि उसके किसी भी गोले के केंद्र पर बनाया गया उसके पृष्ठ द्वारा कोण क्या कहलाता है? घन कोण। जैसे कि आपने आइसक्रीम खाई होगी, तो कैसे बनती है आइसक्रीम? ऐसी होती है, ऐसी, तो ये क्या है? उसका घन कोण। अब चाहे आप यहां से काट दो चाहे यहां से काट दो, लेकिन ये तो उतना ही रहेगा ना, तो इसका मतलब ये डिपेंड नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि अब तो उन्हें हम कह चुके कि ये 7 होती हैं, तो अब तो उनमें ये नहीं रख सकते कि ये नहीं बदल सकते, तो उन्होंने इन कोण और घन कोण को क्या कहा? पूरक राशि। क्या कहा? पूरक राशि, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जो कि कितनी होती है? 2, कोण और घन कोण। अब फ्रेंड्स, हम इनको तो बड़े अच्छी तरीके से जान गए कि वे भौतिक राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, एक अन्य किसी भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करती। क्या कहलाती हैं? मूल राशि कहलाती हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, इन लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इनको तो हम अच्छी तरीके से समझ गए, लेकिन विरोधाभास तो यहां होता है। अब क्यों होता है उसका मतलब समझते हैं हम कि क्यों होता है विरोधाभास। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि इस वैद्युत धारा पर विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ, क्यों ऐसी बहस सी छिड़ी। तो देखो, अच्छा ये क्या है? वैद्युत धारा। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट। आपने पढ़ा होगा वैद्युत धारा के बारे में, वैद्युत धारा की डेफिनेशन के बारे में। तुम क्या कहते हैं कि एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? हम धारा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये आवेश पर डिपेंड हो रही है, क्योंकि जब आवेश प्रवाहित होगा तब क्या होगी? धारा उत्पन्न होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन मूल राशि तो वे राशि जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड ही नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैद्युत धारा किस पर डिपेंड कर रही है? आवेश पर। इसका मतलब यही तो हुआ कि एकांक समय में आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो ये क्या है? जब तक आवेश प्रवाहित नहीं होगा तब तक वैद्युत धारा नहीं बनेगी या वैद्युत धारा उत्पन्न ही नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि वैद्युत धारा आवेश पर डिपेंड है, तो ये मूल राशि नहीं होनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या है? आवेश को होना चाहिए था मूल राशि के अंदर, ठीक है ना। लेकिन क्यों नहीं है? आवेश
मूल राशि क्यों नहीं है और वैद्युत धारा मूल राशि क्यों है, इसका मतलब हम समझते हैं। देखो क्यों है, पहले हम ये तो समझ चुके कि आवेश के एकांक समय में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत धारा इस पर डिपेंड करती है। लेकिन मेन रीजन क्या है कि आवेश एक मूल राशि क्यों नहीं है और वैद्युत धारा एक मूल राशि क्यों है। देखो सबसे पहले मैंने कहा मापा जा सके। अब जैसे देखो कि जैसे हम किसी तार में पूछेंगे इस तार में कितना आवेश बह रहा है, मान लो ये कोई वायर है, तो इस तार में हम वायर में आवेश पूछे Q, तो बता सकते हैं क्या ऐसा कोई यंत्र बना है जिसके द्वारा हम डायरेक्टली आवेश को माप दें कि ये इतना आवेश बह रहा है, इतने कूलम का आवेश है? नहीं ना। क्यों कि हम कब कर पाएंगे आवेश को डिफाइन, हम जब कर पाएंगे कि हमें ये पता चले कि इतने एम्पियर की धारा बह रही है और फिर समय भी पता चले कि इतने समय तक हुई, तभी तो Q बराबर IT लगाएंगे ना। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये तो डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस तार में 2 एम्पियर की धारा बह रही है, क्योंकि इसे माप सकते हैं मीटर द्वारा। लेकिन ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो डायरेक्टली आवेश को माप सके कि इसमें इतने कूलम का आवेश बह रहा है। क्यों, क्योंकि आवेश को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें धारा की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आवेश डिपेंड करता है धारा पर, ना कि धारा आवेश पर डिपेंड करती है। लेकिन परिभाषा के अनुसार तो ये हो रहा है कि एकांक समय में आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, हम वैद्युत धारा कहते हैं। पर यहां से हम इसके कार्ड नहीं रखा गया आवेश को उसमें मूल राशियों में, क्योंकि हम किसी भी तार में बहने वाले आवेश को डायरेक्टली नहीं बता सकते। उसके लिए हमें आवेश को बताने के लिए धारा जरूरी है और समय भी जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश 2 क्वांटिटियों पर निर्भर करता है, तो इसलिए ये आवेश मूल राशि नहीं है। लेकिन हम डायरेक्टली किसी तार में करंट को बता सकते हैं, मूल राशि नहीं है। लेकिन ये क्या है, मूल राशि है। तो समझ में आया कि वैद्युत धारा को मूल राशि के अंतर्गत क्यों रखा गया और आवेश को मूल राशि के अंतर्गत क्यों नहीं रखा गया। नेक्स्ट जो हमारी भौतिक राशि थी व्युत्पन्न राशि, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। मूल राशियों को अच्छी तरीके से समझा और उसके बाद हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशि क्या होती है। व्युत्पन्न राशि जो लिखेंगे सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि वे भौतिक राशियां जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती, एक अन्य राशि पर डिपेंड करती हैं या निर्भर रहती हैं। कौन सी राशि कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। या हम ये कह सकते हैं कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, या वे राशियां जिनका निर्माण हम मूल राशियों की सहायता से कर पाते हैं, कौन सी राशि कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। तो हम कह सकेंगे, देखो क्या लिखेंगे हम परिभाषा में, वे भौतिक राशि जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, अतः पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। निर्भर करती हैं। कौन सी राशि कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे कि व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, अतः पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होती, मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। तो क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियां। जैसे देखेंगे हम, वो तो 7 थी, अब उन 7 की सहायता से हम, जैसे मान लो क्षेत्रफल है। अब ये क्षेत्रफल होता क्या है, देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई
अब ये भी एक मूल राशि है लंबाई, और चौड़ाई भी को तो हम लंबाई कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो मूल राशियों से मिलकर बनी है क्षेत्रफल। तो इसका मतलब क्या है कि ये किसकी सहायता से बनाई गई है, किसकी सहायता से बनाई गई है, मूल राशियों की सहायता से। तो हम क्या कहेंगे कि क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है क्योंकि ये मूल राशियों की सहायता से बनाई गई है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है क्षेत्रफल। अब हम कहें देखो चाल, चाल कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि। क्यों? क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। इसका मतलब क्या है कि जब हम डिस्टेंस में समय से डिवाइड करेंगे, मतलब दूरी में हम समय का भाग देंगे, तभी तो हमें चाल प्राप्त होगी। तो ये किस किस पर डिपेंड कर रही है, दूरी और समय दोनों पर डिपेंड कर रही है। जैसे मान लो, जैसे त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो इसका मतलब क्या है, ये वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसका मतलब क्या है, ये भी समय पर डिपेंड कर रहा है और वेग। तो ये भी कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। आयतन ले लो, आयतन भी क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो वो भी क्या है, मूल राशि पर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। समझ में आया एकदम क्लियर से। अब देखते हैं हम इनके मात्रकों के बारे में कि मात्रक क्या होते हैं। सबसे पहले हम मात्रक की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्या होता है मात्रक। तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे मात्रक के बारे में और फिर मूल मात्रक के बारे में और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। तो मात्रक क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तुम क्या कहेंगे कि किसी राशि की माप के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि किसी राशि की माप के लिए चुना गया निश्चित मानक ही मात्रक कहलाता है। अब जैसे मान लो लंबाई है, तो हम लंबाई को ज्यादातर हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा किस में मापा जाता है, मीटर में। तो ये क्या है, एक निश्चित मानक ले लिया। अब जैसे मान लो हम गेहूं मापते हैं, तो ये एक मानक सा बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, गेहूं को किलोग्राम में माप रहे हैं, यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में। वैसे तो मात्रक तो ग्राम भी होता है, लेकिन एक निश्चित मानक ही क्या कहलाता है, उसका मात्रक कहलाता है। तो हम समझेंगे कि किसी राशि का माप के लिए चुना गया निश्चित मानक ही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। तो क्या, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे मात्रक में किसमें, मूल मात्रक के बारे में, यानी फंडामेंटल यूनिट। क्या होता है फंडामेंटल यूनिट? तो हम कहेंगे कि वे मात्रक जो मूल राशियों को मापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं अथवा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, अन्य किसी मात्रकों की सहायता से नहीं बनाए जाते, क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। तुम क्या कहेंगे कि वे मात्रक जो मूल राशियों की माप के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं अथवा पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मात्रक मूल राशियों को मापने के लिए यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। जब मूल राशियां एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी तो उनको राशियों को मापने वाले मात्रक भी तो एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वे मात्रक जो मूल राशियों की माप के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं अथवा पूर्ण रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, यानी दूसरे मात्रक पर किसी पर डिपेंड नहीं करते। कौन से मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं मूल मात्रक। तो ये है मूल मात्रक, देखते हैं मूल राशि कौन सी थी, लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक क्या हुआ, मीटर। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम। समय का मूल मात्रक क्या हुआ, सेकंड। ताप का मूल मात्रक क्या हुआ, केल्विन। वैद्युत धारा का मूल मात्रक क्या हुआ, एम्पियर। और ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या हुआ, कैंडेला।
और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होगा, मोल। तो ये समझ में आया। इस लिस्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं व्युत्पन्न मात्रक को। क्या होते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट क्या होते हैं? सिंपल है, आराम से समझेंगे कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका मतलब मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं। कौन से कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो हम लिखेंगे कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। कौन से कहलाते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मूल मात्रकों पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम पढ़े मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर किसका है, क्षेत्रफल का मात्रक है। लेकिन ये कैसे प्राप्त हुआ, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मतलब क्या, इसका भी मात्रक मीटर और गुणा इसका भी मात्रक क्या हुआ, मीटर, तभी तो प्राप्त होगा मीटर स्क्वायर। अब जैसे मान लो, जैसे 4 बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, और 4 का मात्रक क्या होगा, जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और इस समय का मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो इसका क्या हुआ, ये किसकी सहायता से प्राप्त हुआ, मूल मात्रक की सहायता से, क्योंकि मूल मात्रक क्या था दूरी का, मीटर, ये क्या था सेकंड। तो ये भी क्या हुआ, अब जैसे मीटर क्यूब, ये किसका मात्रक होगा, आयतन का, तो ये भी किससे होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से। इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, और इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर। तो मीटर मीटर मिलके 3 बार क्या करेंगे, मीटर क्यूब। अब जैसे F बराबर क्या, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब ये न्यूटन बना कहां से है, F बराबर क्या होता है, ma। इसका मतलब क्या, इसका मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दूसरों पर ही तो डिपेंड कर रहा है, इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन। ठीक है ना। तो ये क्या है, मूल मात्रकों पर डिपेंड कर रहा है। थैंक यू दोस्तों, आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। बिल्कुल बेसिक से, आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक पढ़ाया जाएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू टू वॉच माय वीडियो।